कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 और अध्याय का नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। तो आज के हम इस वीडियो में पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न उत्तरों और अन्य प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको करेंगे। पाठ्य पुस्तक में जो पहला प्रश्न दे रखा है वो है कि इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, कि जो घटना पहले घटित हुई उसको पहले लगाना है और जो घटना उसके बाद घटित हुई उसको बाद में लगाना है। तो कई प्रकार की कथन दे रखे हैं। पहला है मंडल आयोग की सिफारिशों और आरक्षण विरोधी हंगामा, जनता दल का गठन। ग दिया हुआ है बाबरी मस्जिद का विध्वंस, और घ पर है इंदिरा गांधी की हत्या। घ है राजग सरकार का गठन, और च है सप्रसंग संयुक्त प्रगतिशील सरकार का गठबंधन का गठन, और छ है गोधरा की दुर्घटना और उसके परिणाम। तो इनमें जो कथन दे रखे हैं ये क से लेकर 6 तक, इसमें जो सबसे पहले घटना घटित हुई वो घ है इंदिरा गांधी की हत्या। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। तो पहले नंबर पर इंदिरा गांधी की हत्या। ख है जनता दल का गठन, तो वो 1988 में हुआ था जनता दल का गठन। और क नंबर पर तीसरे नंबर पर हम लगाएंगे मंडल आयोग की सिफारिश और आरक्षण विरोधी हंगामा, 1919 में ये हुआ। ग नेक्स्ट वाले पर हम ग लगाएंगे बाबरी मस्जिद का विध्वंस, 1992 में ये घटना हुई। उसके बाद है घ पर लगाएंगे राजग। राजग मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का गठन, ये 1999 में हुआ, 1999 में। और छ है गोधरा की दुर्घटना और उसके परिणाम, 2002 में गोधरा की दुर्घटना हुई। और सपरंग तो इसको हम कहेंगे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का गठन, ये 2004 में हुआ। तो इस प्रकार से हम इनको सीरियल वाइज लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में मेल करें। मेल मतलब मैच करना है आपने। क ख ग और घ दिए हैं और इसके नीचे 1 2 3 और 4 कथन दे रखे हैं। सर्वानुमति की राजनीति, पहला है सर्वानुमति की राजनीति। फिर दूसरा है जाति आधारित दल, और ग है पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, और घ है क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत। तो सर्वानुमति की राजनीति के लिए हम क का 4 नंबर लगाएंगे, आर्थिक नीतियों पर सहमति। ख है जाति आधारित दल। जाति आधारित दल जो है वो ख का 2 है, और 2 है अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार, और ग है पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय। तो इसके लिए हम ग का 1 लिखेंगे, शाहबानो मामला। आगे शाहबानो मामले के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और घ पर दे रखा है क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, तो इसके लिए घ के लिए 3 इसके से मैच करेंगे। और क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत गठबंधन सरकार, उसके हमारे यहाँ पर राजनीति में गठबंधन सरकारों का उदय हुआ। प्रश्न नंबर 3 है 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं। इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के क्या रूप सामने आए हैं। 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं। इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के क्या रूप सामने आए हैं। तो 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति में 5 मुख्य मुद्दे उभरे हैं, और वो 5 मुख्य मुद्दे हैं जो, उसमें पहला है 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, जिसके कारण देश की दलीय प्रणाली के भीतर उसकी प्रधानता खत्म हो गई। दूसरा, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। इन सिफारिशों के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। और तीसरे नंबर पर है 1991 में देश में नई आर्थिक नीति लागू की गई, जिसके कारण अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चलती आ रही थी वह
इन नए आर्थिक सुधारों के कारण बदल गई। और चौथे नंबर पर है 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। इस घटना से भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई। और पांचवा जो मुद्दा है वो है मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। इन मुद्दों से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा मिली और भारत में गठबंधन सरकारों का युग शुरू हुआ। गठबंधन सरकारों के दौर में कई ऐसे राजनीतिक दलों ने आपस में समझौता किया जो आपस में कट्टर विरोधी थे, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समझौता। प्रश्न नंबर 4 है, पूछा गया है कि गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं। गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में आप कौन से तर्क देंगे? तो अगर गठबंधन की राजनीति की बात करें तो 1989 के चुनाव से भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। गठबंधन सरकार किसी विचारधारा के आधार पर नहीं बनती है, बल्कि इनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। उदाहरण के लिए 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार गठबंधन सरकार थी। इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया था। वास्तव में यह गठबंधन विचारधारा पर आधारित नहीं था, बल्कि अवसरवादी था। उस समय इनका उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर रखना था। ये दल नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार बने, इसलिए सभी दल आपस में मिल गए थे। लेकिन 16 महीने बाद ही वीपी सिंह सरकार का पतन हो गया। वीपी सिंह की सरकार के पतन के बाद जनता दल एस नाम से एक नया राजनीतिक दल बना। इस दल के नेता चंद्रशेखर थे। 1990 में चंद्रशेखर ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन यह एक कमजोर सरकार थी। बाद में कांग्रेस से मतभेद हो जाने के कारण कांग्रेस ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और इस प्रकार चंद्रशेखर सरकार का भी पतन हो गया। इसी प्रकार 1996 में एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की जो गठबंधन सरकार बनी थी, वह भी किसी विचारधारा के आधार पर नहीं बनी थी, बल्कि इसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखना था। इसलिए इस सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। बाद में कांग्रेस ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद भी जितनी भी गठबंधन सरकारें बनी, उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना था। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत में बनी गठबंधन सरकारें विचारधारा की बजाय सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य पर आधारित रही हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी है। इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख करें कि कैसे इस पार्टी का उल्लेख हुआ, विकास हुआ। तो भारत में आपातकाल 1975 से लेकर 1977 तक लागू रहा। 1975 से लेकर 1977 तक लागू रहा। 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इन चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन यह सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। इसलिए 1980 में दोबारा चुनाव हुए और फिर से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। तो नंबर 1 के पॉइंट के हिसाब से इसको हम कर सकते हैं। 5 अप्रैल 1980 को जनसंघ के सदस्यों ने नई दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया और एक नए दल की स्थापना करने का निर्णय लिया। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष बने। 24 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई और इसे कमल का फूल चुनाव चिन्ह मिला। दूसरे नंबर पर हम कैसे इसका विकास हुआ, तो 1984 में जब 8वीं लोकसभा के चुनाव हुए
तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटें मिली। चुनाव में ज्यादा सफलता न मिलने पर 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू कर दिया। इसी बीच फरवरी 1986 में फैजाबाद जिला न्यायालय का एक फैसला आया, जिसमें अदालत ने बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोलने का आदेश दिया ताकि हिंदू भी यहां पूजा पाठ कर सके। जैसे ही बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला तो भाजपा ने हिंदुओं को अपनी तरफ करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर बनाने को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। राम मंदिर के कारण 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 88 सीटें मिली। इन 88 सीटों के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को बाहर से समर्थन दिया। तीसरे नंबर पर जो विकास हुआ, 1996 में हुए 11वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 161 सीटें मिली और यह सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई। इस दल ने कई अन्य दलों के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार बनाई, लेकिन वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए 13 दिनों के बाद ही उनकी सरकार गिर गई। चौथे नंबर पर है 1999 में। 1999 के 13वें लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें मिली। इस पार्टी ने एक बार फिर कई अन्य दलों के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार बनाई। यह सरकार 5 साल तक चली। 5वें नंबर पर है 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को 336 सीटें मिली। अकेले भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली। इस बार इस पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई। 2019 की अगर हम बात करें कि 2019 में हुए 17वीं लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 353 सीटें मिली। इस चुनाव में अकेले भाजपा को 303 सीटें मिली। यह पूर्ण बहुमत था। इस बार भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। प्रश्न नंबर 6 है, कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो अगर उत्तर की बात करें हम, 1977 से पहले देश की राजनीति पर कांग्रेस का एक छत्तर राज था। केंद्र और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनती थी, लेकिन 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। इसके बाद से देश की दलीय प्रणाली के भीतर उसकी प्रधानता खत्म होने लगी। हालांकि इसके बाद के सालों में कांग्रेस ने कई बार अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकारें बनाई, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी हार का मुंह देखना पड़ा। लोकसभा में कांग्रेस की सीटें दहाई का आंकड़ा ही पार कर पाई। इसके अलावा ज्यादातर राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान समय में कांग्रेस का राजनीति में वह स्थान नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। आज उसका प्रभाव कम हो गया है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति भले ही कमजोर हो गई हो, फिर भी भारतीय राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती है। आज भी सभी बड़ी पार्टियां अपनी नीतियां और योजनाएं कांग्रेस को ध्यान में रखकर बनाती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अनेक लोग सोचते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए 2 दलीय व्यवस्था जरूरी है। अनेक लोग सोचते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए 2 दलीय व्यवस्था जरूरी है। पिछले 30 सालों के भारतीय अनुभव को आधार बनाकर एक लेख लिखिए और इसमें बताइए कि भारत की मौजूदा बहुदलीय व्यवस्था के क्या फायदे हैं। 1989 के चुनाव से भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। इस दौरान अनेक राजनीतिक दलों ने मिलकर केंद्र और राज्य स्तर पर मिलीजुली सरकारें बनाई हैं।
लेकिन भारत में बनी मिलीजुली सरकारें या गठबंधन सरकारें किसी विचारधारा के आधार पर नहीं बनी हैं, बल्कि इनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना रहा है। इसलिए गठबंधन सरकारों में शामिल राजनीतिक दलों में मतभेद, दल बदल, घोटाले आम बात रही है। कुछ गठबंधन सरकारें तो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई है। इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण पैदा हुआ है। इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश में बहुदलीय प्रणाली की जगह है दो दलीय प्रणाली को अपनाने की बहस शुरू हो गई है। लेकिन पिछले 30 सालों के भारतीय लोकतंत्र के अनुभव के आधार पर भारत में बहुदलीय प्रणाली ही सही है। इसके निम्नलिखित फायदे हैं। तो पहला हम कह सकते हैं कि बहुदलीय प्रणाली के कारण भारत में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल पाया है। दूसरा, बहुदलीय प्रणाली में मतदाताओं को अपने वोट का प्रयोग करने की ज्यादा स्वतंत्रता होती है। मतदाताओं के लिए अपने विचारों से मिलते जुलते दल को वोट देना आसान हो जाता है। और तीसरा है, बहुदलीय प्रणाली के कारण भारत कभी भी दो विरोधी गुटों में नहीं बटा है। और चौथा है, बहुदलीय प्रणाली के कारण सरकार की मनमानी पर रोक लगी है। प्रश्न नंबर 8 है, पाठ्य पुस्तक में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अयोध्या विवाद या बाबरी मस्जिद विध्वंस पर नोट लिखो। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर था, लेकिन 16वीं शताब्दी में अर्थात 1528 में मुस्लिम शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने हिंदुओं में दहशत पैदा करने के उद्देश्य से बाबर के आदेश पर इस राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। 1890 से हिंदुओं ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। दिसंबर 1949 में 1949 दिसंबर 1949 में अखिल भारतीय रामायण महासभा ने मस्जिद के बाहर 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ रखा। पाठ के 8वें दिन 50-60 लोग मस्जिद में घुसे और वहां राम और सीता की मूर्तियां रखाई और यह प्रचारित कर दिया कि मस्जिद में मूर्तियां अपने आप प्रकट हुई हैं। इसके बाद हजारों की संख्या में भक्तजन मूर्तियों के दर्शन करने के लिए आने लगे। राज्य सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मस्जिद के गेटों पर ताले लगवा दिए। 1986 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बाबरी मस्जिद के गेटों पर लगे ताले खुलवा दिए। ताले खुलवाने का परिणाम यह हुआ कि अब सभी हिंदू मस्जिद में पहुंचने लगे, जबकि इससे पहले केवल पुजारियों को ही पूजा पाठ करने की अनुमति थी। इससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। दिसंबर 1992 में विश्व हिंदू परिषद ने राम भक्तों से आह्वान किया कि वे राम मंदिर के निर्माण के लिए श्रमदान करें। 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग अयोध्या में आ जुटे। भक्ति भावना से ओतप्रोत इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस के बाद देश के कई हिस्सों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसक झड़पें हुई और इन झगड़ों में जान और माल की भारी हानि हुई। प्रश्न नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट है, और वो है शाहबानो केस 1985 पर नोट लिखो। तो शाहबानो 62 वर्ष की एक मुस्लिम महिला थी और 5 बच्चों की मां थी। उनकी शादी इंदौर, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो उनकी शादी इंदौर के एक नामी वकील मोहम्मद अहमद खान से हुई थी। लेकिन शादी के 14 साल बाद उनके पति कम उम्र की एक और मुस्लिम महिला से शादी के 14 साल बाद उनके पति ने कम उम्र की एक और मुस्लिम महिला से निकाह कर लिया। जब शाहबानो 62 साल की थी तो उनके पति ने उन्हें और उनके 5 बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। शाहबानो ने इंदौर के स्थानीय कोर्ट में गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने उनके पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन उनके पति ने कोर्ट में तर्क दिया कि क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, इसलिए मुस्लिम कानून के अनुसार वे गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं।
इसके बाद शाहबानो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चली गई। वहां कोर्ट ने शाहबानो के पति को आदेश दिया कि वे हर महीने शाहबानो को गुजारा भत्ता दे। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध शाहबानो के पति सर्वोच्च न्यायालय चले गए और दलील दी कि शाहबानो अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि वे उसे तलाक दे चुकी। 23 अप्रैल 1985 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ भी शामिल थे, ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का मुस्लिम औरतों ने स्वागत किया, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को पलटने के लिए कहा ताकि मुसलमानों का वोट प्राप्त किया जा सके। 1986 में सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम पास किया। इस अधिनियम के द्वारा संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया और व्यवस्था दी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला तलाक के बाद 90 दिन तक ही गुजारा भत्ता पाने की हकदार होगी। कांग्रेस सरकार द्वारा पास किए गए इस अधिनियम की काफी निंदा हुई और इसे मुसलमानों को खुश करने की नीति बताया गया। प्रश्न नंबर 10 है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुजरात दंगे 2002 पर नोट लिखो। फरवरी मार्च 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा रेलवे स्टेशन पर घटी एक घटना इस हिंसा का तत्कालीन कारण बनी। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही थी। इस ट्रेन में कुछ हिंदू कार सेवक भी थे जो अयोध्या से भगवान राम की पूजा करके लौट रहे थे। जब साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो कुछ लोगों ने ट्रेन की एक बोगी में आग लगा दी, एक डिब्बे में आग लगा दी। इस आग में 57 हिंदू जिंदा जल गए। इस कांड के लिए पुलिस ने 5 मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर इस कांड में शामिल होने का आरोप था। अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हिंसा का यह नाच 1 महीने तक चलता रहा। एक अनुमान के अनुसार इस हिंसा में 1100 व्यक्ति मारे गए जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिंसा को रोकने में असफल रहने पर गुजरात सरकार की आलोचना की। शाह नानावटी आयोग जो इसकी जांच करने के लिए बैठा था, शाह नानावटी आयोग, गुजरात सरकार ने इन दंगों की जांच करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री के.जी. शाह की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग की स्थापना की। बाद में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी.टी. नानावटी को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग को शाह नानावटी आयोग भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय राजनीति में मंडल आयोग के उदय और प्रभाव का मूल्यांकन करो। इसमें से भी कई छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। भारतीय राजनीति में मंडल आयोग के उदय और प्रभाव का मूल्यांकन करें। 1990 के दशक को भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़े वर्गों के उदय के रूप में जाना जाता है। इसे ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लासेस भी कहा जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, जिनको हम एससी और एसटी कहते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से अलग एक ऐसा वर्ग है जिसमें शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों को शामिल किया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से अलग एक ऐसा वर्ग है जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों को शामिल किया जाता है। इन जातियों के लिए संविधान की धारा 340 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 10 साल के बाद ऐसे आयोग की स्थापना कर सकता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करेगा। भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 10 साल के बाद ऐसे आयोग की स्थापना कर सकता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करेगा और उनकी दशा में सुधार करने के लिए सुझाव देगा। तो इसी बारे में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित किया गया था तो वो है कि संविधान की धारा 340 के तहत 1953 में भारत के राष्ट्रपति ने
पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहब कालेलकर थे। उनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश की। इस रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए जाति को मूल आधार बनाया गया और 2700 2700 ऐसी जातियों की सूची तैयार की गई जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू करने में कोई कार्यवाही नहीं की। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1977 में 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की जोरदार मांग उठी। इस मांग पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने 1978 में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की। इस आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे मंडल कमीशन कहा जाता है। आजादी के बाद से यह दूसरा अवसर था जब केंद्र सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया था, इसलिए इसे दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग को 3 काम करने थे। पहला, पिछड़े वर्गों के शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन का पता लगाना। दूसरा, पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताना। और तीसरा था पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उपाय बताना। 31 दिसंबर 1980 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार करने के लिए अनेक सुझाव दिए। इन सुझावों में एक सुझाव पिछड़े वर्गों को शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने का था। क्योंकि उस समय तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी, इसलिए नई सरकार ने आयोग की रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगस्त 1990 में वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह पूरा नाम है इनका, अगस्त 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया। सरकार के इस फैसले के विरोध में उत्तर भारत में विद्यार्थियों द्वारा हिंसक प्रदर्शन किए गए और युवकों ने आत्मदाह भी की। इन युवकों का कहना था कि आरक्षण का आधार जाति न होकर आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए। ऊंची जातियों में भी गरीब और पिछड़े लोगों को मंडल आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलना चाहिए। बाद में सरकार के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और यह केस इंदिरा साहनी केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 16 नवंबर 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया। प्रश्न नंबर 12 है, हिंदुत्व की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो 1980 और 1984 के चुनाव में जब भाजपा को खास सफलता नहीं मिली तो 1986 के बाद से इस पार्टी ने हिंदुओं को लामबंद करने के लिए, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए अपनी विचारधारा में हिंदुत्व पर जोर देना शुरू कर दिया। वास्तव में हिंदुत्व शब्द को वी.डी. सावरकर ने गढ़ा था। इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने हिंदुत्व को हिंदू राष्ट्र की बुनियाद बताया था। उनके कहने का मतलब यह था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत भूमि को न सिर्फ पितृभूमि स्वीकार करे बल्कि इसे अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है और राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति ही हो सकती है। प्रश्न नंबर 13 है, आरक्षण की नीति का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है? कई बार यह प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट है कि आरक्षण की नीति का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो पॉइंट्स के जरिए हम करेंगे। पहला पॉइंट है, आरक्षण के कारण राजनीति में जाति का बोलबाला बढ़ा है। दूसरा, आरक्षण के कारण अनुसूचित जातियों और जनजातियों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी हुई है, राजनीतिक जागरूकता पैदा हुई है जिसके कारण राजनीति में इन जातियों की भूमिका बढ़ी है।
तीसरा है राजनीतिक दलों ने आरक्षण का प्रयोग वोट बटोरने के लिए किया है। और चौथा है आरक्षण के कारण योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। और पांचवा है आरक्षण के कारण यह मांग उठी है कि आरक्षण का आधार जाति न होकर आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए, क्योंकि एक ही जाति में धनी और गरीब दोनों प्रकार के लोग होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है गठबंधन की राजनीति या गठबंधन सरकार से आपका क्या अभिप्राय है? गठबंधन सरकार की विशेषताएं बताएं। तो जब चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, जब चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो इसे गठबंधन सरकार या मिलीजुली सरकार कहते हैं। परिभाषा भी हम कर सकते हैं ओक के अनुसार गठबंधन सरकार एक ऐसे प्रबंध का नाम है जिसमें अनेक राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार बनाने के लिए एक हो जाते हैं। गठबंधन सरकार की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहली विशेषता है कि गठबंधन सरकार में कम से कम 2 राजनीतिक दल शामिल होते हैं। दूसरा, गठबंधन सरकार में शामिल सभी राजनीतिक दल सबसे पहले सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं और इसके बाद उसके नेतृत्व में सरकार का गठन करते हैं। तीसरा है गठबंधन सरकार का एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है। यह कार्यक्रम गठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दलों द्वारा आपस में बातचीत करके तैयार किया जाता है। और चौथा है गठबंधन सरकार में कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी दलों से विचार विमर्श किया जाता है। पांचवा पॉइंट है गठबंधन सरकारें प्रायः अस्थायी होती हैं। यदि सरकार में शामिल कोई राजनीतिक दल अपना समर्थन वापस ले ले तो सरकार अल्पमत में आ जाती है और सरकार गिर जाती है। अगला प्रश्न है गठबंधन सरकारों का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। गठबंधन सरकारों का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है? पहला है कि गठबंधन सरकारों में शामिल राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद के कारण ये सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई हैं, जिसके कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण पैदा हुआ है और देश के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दूसरा, गठबंधन सरकारों ने दल बदल की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। देखने में आया है कि नेता मंत्री पद प्राप्त करने के लिए दल बदल के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा है भारत में गठबंधन सरकारें या तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए बनी है या भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए बनी है। ऐसी सरकार में शामिल राजनीतिक दल थोड़े समय के लिए ही संगठित रह पाए हैं। और चौथा है भारत में गठबंधन सरकारों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया है। भारत में गठबंधन सरकारों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ऐसी सरकारों में प्रधानमंत्री गठबंधन में शामिल दलों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। तो ये था आपका अंतिम पाठ और ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे।